हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की क्वेश्चन बैंक में अध्याय 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी प्रकार के आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मैंने टेलीग्राम पर एक पोल आयोजित किया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप आगे किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ऑप्शंस क्वेश्चन बैंक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपने सेलेक्ट किया था। तो जो सबसे ज़्यादा चयनित किए गए ऑप्शन क्वेश्चन बैंक के प्रश्न थे। इस कारण जो बचे हुए प्रश्न हैं सभी विषयों के उनके वीडियोज़ में अपने चैनल पर लाऊंगा जब तक आपके सितंबर माह की मासिक टेस्ट के पेपर शुरू नहीं हो जाते। जब सितंबर माह का मासिक टेस्ट आएगा तो उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ भी मैं वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो इसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें पहला है शुद्ध पदार्थ वह होता है जो, तो इसका सही उत्तर है केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व एवं यौगिक आते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल। जल क्या है बच्चों, एक यौगिक है जिसका सूत्र है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु सम्मिलित है। तो जो भी तत्व और यौगिक हैं वो शुद्ध पदार्थ में आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, वायु एक खालिस्तान है। तो इसका जो सही उत्तर है वह आएगा मिश्रण। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। फिर इसमें आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ, कोलाइड का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो जो दूध है वो कोलाइड का उदाहरण है। इसमें जो वसा के कण हैं वो विलायक यानी कि जल में समान रूप से वितरित होते हैं और वो पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं और वो काफ़ी छोटे होते हैं जो हमें सीधी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से दूध कोलाइड का उदाहरण है। पांचवा है निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो तत्व मतलब ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, जिसमें दूसरे प्रकार के या एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु सम्मिलित ना हो। तो ये है ऑक्सीजन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है O2, यानी इसमें केवल ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो इसलिए शुद्ध पदार्थ है और तत्व है। फिर आते हैं हम छठवें प्रश्न पर। छठवां बहुविकल्पी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण मतलब जब विलायक में विलेय के कण पूरी तरह से घुल जाएं और उन्हें हम सीधे ना देख पाएँ तो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पानी में नमक। क्योंकि जब आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो नमक पूरी तरह से विलायक यानी कि पानी में घुल जाता है। तो यहाँ नमक विलेय है और पानी विलायक है। तो जब विलेय के कण पूरी तरह से विलायक में घुल जाते हैं तो वो समांगी मिश्रण होता है। और जो दूसरा उदाहरण रेत और पानी, ये विषमांगी या असमांगी मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि रेत कभी भी पानी में नहीं घुलती। फिर यहाँ देख लेते हैं हम सातवां प्रश्न, तत्व और यौगिक में अंतर है। तो तत्व और यौगिक में अंतर है कि तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है और यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, यानी इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी दोनों पॉइंट तत्व और यौगिक का अंतर बता रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 8वें बहुविकल्पी प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विधि, यहाँ पर कौन सी विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ निस्यंदन, वाष्पीकरण, अवशिष्ट निस्तारण या सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों यहाँ निस्यंदन यानी कि इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन, और आ जाएगा इसमें अवशिष्ट निस्तारण, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों इसके उत्तर हैं। वाष्पीकरण का उपयोग हम समांगी मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे पानी में नमक का जो घोल है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है और नमक को अलग करने के लिए हम पानी को वाष्पीकृत कर देते हैं जिससे नमक के ठोस क्रिस्टल रह जाते हैं। तो ये समांगी मिश्रण को उपयोग करने के लिए किया जाता है यहाँ पर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो ए व सी यहाँ होना चाहिए, ना कि सभी, क्योंकि वाष्पीकरण इसमें शामिल नहीं है। फिर जाते हैं हम 9वें प्रश्न पर, तांबा एक खालिस्तान है। तो तांबा क्या है बच्चों, तांबा एक तत्व है क्योंकि तांबा में एक ही प्रकार के परमाणु सम्मिलित होते हैं। तांबा एक धातु है और जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर
एक नई धातु बनाई जाती, तो वो एक मिश्रण कहलाती है, मिश्र धातु। प्रश्न क्रमांक 10वां है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ये मिसप्रिंटेड है, इसका जाएगा असमांगी या विषमांगी, क्योंकि दूध में वसा के कण पानी में असमान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण, क्योंकि जब हम पानी में नमक को घोलते हैं और उससे गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं तो पानी गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और जो घुला हुआ नमक है वो क्रिस्टल के रूप में नीचे रह जाता है। तो इस तरह से हम नमक को पानी से अलग कर सकते हैं। फिर 12वां प्रश्न है, तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है मिश्रण। फिर 13वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है यौगिक। ये हो गया 13वें का उत्तर। अब आ जाते हैं हम, यहाँ पर ये मिसप्रिंटेड है, 13वें के बाद यहाँ आना था 14वां, तो ये 15वां लिखा हुआ है, इसे देख लेते हैं हम। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे हम बच्चों उसे हम कहेंगे विलायक। जैसे पानी और नमक के घोल में पानी क्या है, विलायक है, और नमक विलेय है। हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, विलयन, यानी विलायक और विलेय का योग कहलाता है विलयन। तो ये हो गया हमारे 15वें प्रश्न का उत्तर। अब आ जाते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो टिंचर आयोडीन के विलयन में हमसे पूछा गया है विलेय, यानी जिसे घोला जाता है, तो वो क्या है, आयोडीन है। यानी टिंचर आयोडीन क्या है, एल्कोहल, और आयोडीन का जो विलयन है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है। यहाँ एल्कोहल क्या है, विलायक है, और आयोडीन विलेय है, यानी आयोडीन को हम एल्कोहल में मिलाते हैं और वो कहलाता है टिंचर आयोडीन। तो अगर आपसे विलायक पूछा जाए तो विलायक होगा एल्कोहल, चूँकि यहाँ विलेय पूछा गया इसलिए ऑप्शन है बी, आयोडीन सही। अब 17वां प्रश्न है, सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो सोडा जल, या इसे हम कहते हैं सोडा वाटर, इसमें क्या होता है बच्चों, विलेय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो पानी यहाँ पर हो गया विलयन, और यहाँ हमसे विलेय पूछा गया तो विलेय हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण या संयोग कहलाता है सोडा वाटर। फिर 18वां प्रश्न है, वायु एक विलयन है। तो किसमें किसका, वायु विलयन है गैस में गैस का, क्योंकि वायु में विभिन्न गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, जलवाष्प, धूल के कण सभी विद्यमान होते हैं। तो एक प्रकार का गैस में गैस का मिश्रण है। अब प्रश्न क्रमांक अगला है, रिक्त स्थान भरें। तो इसमें पहला है, वायु एक खालिस्तान मिश्रण है। तो बच्चों वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु की जो घटक तत्व हैं, जो विभिन्न गैसें हैं, उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस प्रकार का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है, जिसमें हम घटक तत्वों को अलग अलग नहीं देख सकते। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, रेत और जल का मिश्रण एक खालिस्तान मिश्रण है। तो रेत और जल का मिश्रण क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि रेत कभी भी जल में नहीं घुलती, और ऐसा मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे में पूरी तरह से नहीं मिलता वो विषमांगी मिश्रण है। अब तीसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं, किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग किया जाता है। तो ठोस मिश्रण में ठोस को अलग करने के लिए हम निस्यंदन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करना, तो उस विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें एक फिल्टर पेपर की सहायता से हम उस विलयन को गुजारते हैं और जो विलायक यानी जो तरल पदार्थ होता है वो निकल जाता है और जो ठोस कण होते हैं वो फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। तो ये क्या है, खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका आपको उत्तर पता है क्या है, इसका उत्तर है जल। हमने ऊपर भी देखा था, जल क्या है, एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अब यौगिक और तत्व दोनों शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात सम्मिलित होता है। तो जल एक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब 5वां देख लेते हैं,
दूध एक खालिस्तान प्रकार का मिश्रण है। तो मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में भी बताया था, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध में वसा के जो कण होते हैं वो असमान रूप से वितरित होते हैं और पूरी तरह से वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी जो घटक होते हैं वो एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होते, अलग रहते हैं, तो इसलिए विषमांगी मिश्रण हो गया। अब छठवां रिक्त स्थान देखते हैं। किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग किया जाता है। तो विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण में जो तरल पदार्थ होता है वो वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है और जो ठोस पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में तल में रह जाता है। तो इस तरह से हम दोनों घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। अगला है, नमक और जल मिलकर एक खालिस्तान मिश्रण बनाते हैं। तो इसका उत्तर है नमक और जल मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, समांगी मिश्रण मतलब जिसमें विलेय पूरी तरह से विलायक में मिल जाए, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। फिर आठवां है, तत्व केवल एक ही प्रकार के खालिस्तान से बने होते हैं। तो तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यौगिक प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं हम 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जा सकता है। तो लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोहे के टुकड़े और गंधक के मिश्रण पर चुंबक गुजारेंगे तो लोहे के टुकड़े चुंबक से चिपक जाएंगे और इस तरह से वो गंधक से अलग हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 10वें प्रश्न पर। जल का क्वथनांक खालिस्तान डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक का मतलब आपको पता होगा, वह तापमान जिस पर जल द्रव अवस्था से वाष्प में यानी कि गैसीय अवस्था में बदलना शुरू होता है। तो ये तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से वाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। 11वां प्रश्न है, तेल और जल को अलग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर बच्चों, तेल और जल को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तेल जल की सतह पर फैलने लगता है और पृथक्करण कीप से अलग अलग सतहों को अलग किया जाता है, जिससे शुद्ध पदार्थ को नीचे के हिस्से से निकाल लिया जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। तो दूध से क्रीम अलग करने की विधि खालिस्तान कहलाती है। तो दूध से क्रीम अलग करने की विधि अपकेंद्रण कहलाती है। फिर 13वां है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन कहलाता है समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें जो विलेय है वो विलायक में पूरी तरह से मिल जाता है, इसलिए विलयन एक समांगी मिश्रण कहलाता है। अगला है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों रासायनिक गुण। बर्फ जल और जलवाष्प के भौतिक गुण भले ही अलग अलग हो, उनका भौतिक स्वरूप अलग होता है, लेकिन रासायनिक रूप से वे सभी होते जल ही हैं। अब आते हैं 15वां प्रश्न। 15 रिक्त स्थान है, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है विलयन की सांद्रता। फिर 16वां है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। फिर 17वां है, फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो फोम रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम जल होता है। फिर 18वां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो इसमें भी परिक्षेपण माध्यम जल ही होता है। फिर 19वां है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसमें जब विलयन पर प्रकाश गुजारा जाता है तो कोलाइड के कण प्रकाश में आपको जिगजैग गति करते हुए दिखाई देते हैं। फिर 20वां है, खालिस्तान धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। तो बच्चों पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है, तो इसलिए इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं, क्योंकि ये ताप के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा तापमान प्राप्त करने पर यह प्रसारित होने लगती है, तो इसलिए इसका उपयोग तापमान मापने हेतु थर्मामीटर में किया जाता है। पहला है, तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो
तो बच्चों ये रहा तत्व और यौगिक में अंतर। पहला तो मूल रचना की बात करें तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु से बनते हैं। फिर विभाजन की बात करें तो रासायनिक क्रिया से इनको नहीं तोड़ सकते हम तत्वों को, क्योंकि ये पहले से ही सरल होते हैं। फिर यौगिक में हम रासायनिक क्रियाओं से तत्वों में तोड़ा जा सकता है, यानी जो घटक तत्व हैं वो यौगिक में रासायनिक प्रक्रियाओं से अलग अलग किए जा सकते हैं। फिर पहचान की बात करें तो इनका केवल एक प्रतीक होता है, जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, सोडियम का Na है। लेकिन यौगिक का क्या होता है, एक रासायनिक सूत्र होता है, जैसे जल का है H2O, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का है NaCl। फिर संख्या की बात करें तो लगभग जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 हैं, लेकिन यौगिकों की संख्या लाखों में है और नए यौगिक भी तैयार किए जा सकते हैं तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जोड़कर। फिर सूचीकरण की बात करें तो आवर्त सारणी में ये सूचीबद्ध हैं। और यौगिकों की बात करें तो यौगिकों की अपनी रासायनिक पहचान होती है और ये घटक तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी जिन तत्वों से ये बने हैं उनकी गुण से अलग गुण यौगिकों के होते हैं। और फिर बात करें उदाहरण की तो तत्व होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना Au। और यौगिक की बात करें तो जल यानी H2O और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक NaCl। दूसरा है समांगी और असमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, इसमें जो विलेय होता है वो विलायक में सभी भागों में समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है। और असमांगी मिश्रण में क्या होता है, ये जो विलेय होता है वो विलायक में सभी भागों में असमान रूप से वितरित होता है और विलेय विलायक में पूरी तरह से घुलता नहीं है। फिर अगला है समांगी मिश्रण में हम घटकों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर नमक को हम जल में घोल देते हैं तो हम देख कर नहीं बता सकते कि इसमें नमक घुला हुआ है। ऐसी विषमांगी या असमांगी मिश्रण की बात करें तो हम इसमें जो घटकों की पहचान है वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें घटक तत्व हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर उदाहरण हो गया इसका नमक पानी में और चीनी पानी में, यानी नमक का घोल देख लें आप पानी में या चीनी का घोल देख लें, दोनों क्या हैं, दोनों समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तत्वों को आप नहीं देख सकते अलग अलग। फिर विषमांगी या असमांगी मिश्रण में उदाहरण है रेत पानी में और तेल पानी में। तो ना रेत पानी में घुलती है और ना ही तेल पानी में घुलता है। ये जो घटक हैं वो अलग अलग रहते हैं, इसलिए असमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कोलाइड क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है कोलाइड वह मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में निलंबित रहते हैं और वे ना तो पूरी तरह घुलते हैं और ना ही बैठ जाते हैं। तो इसका उदाहरण है दूध, क्योंकि दूध में जो होता है वसा के छोटे छोटे कण पानी में निलंबित रहते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि ना तो ये पूरी तरह से घुलते हैं और ना इतने बड़े होते हैं कि ये नीचे तली में बैठते हैं। और अन्य उदाहरण में देख लीजिए साबुन का घोल, धुआं, जेल, टूथपेस्ट और रक्त, ये सब कोलाइड के उदाहरण हैं। यानी इनके कणों का जो आकार होता है वो ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। अगला प्रश्न है विलयन क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है विलयन वह समांगी मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ जिसे विलेय कहते हैं दूसरे पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुल जाता है, जिससे समान मिश्रण बनता है। और उदाहरण में देखें तो नमक और पानी का घोल एक सामान्य विलयन है जहां नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है। इसी प्रकार चीनी का पानी में घुलना भी एक विलयन का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है निस्यंदन प्रक्रिया क्या है। तो चूंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो आप इसमें केवल इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। निस्यंदन एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों को तरल या गैस मिश्रण से अलग किया जाता है। इसके लिए एक निस्यंदक माध्यम जैसे फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है जो तरल या गैस को गुजरने देता है लेकिन ठोस कणों को रोकता है। यह एक भौतिक पृथक्करण विधि है। तो जैसे हम रेत और पानी का मिश्रण अलग करना चाहेंगे तो इसी विधि का उपयोग करेंगे। इसमें हम रेत और पानी के मिश्रण को निस्यंदक यानी कि फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो पानी गुजर जाएगा और रेत के कण फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे। इसमें आप प्रक्रिया चाहें तो ये प्रक्रिया लिख सकते हैं और उपयोग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी अति लघुत्तरी में आप केवल परिभाषा भी लिखेंगे तो वो पर्याप्त होगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6वां है क्रिस्टलीकरण क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। तो क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
विलयन में से किसी पदार्थ के परमाणु या अणु एक व्यवस्थित त्रिआयामी जालक में स्थापित होकर ठोस क्रिस्टल का रूप धारण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया पदार्थ के शुद्ध रूप को पाने के लिए और अशुद्धियों को हटाने के लिए उपयोग होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, समुद्र के पानी से नमक निकालने में क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है बच्चों? समुद्र के आसपास गड्ढे किए जाते हैं और जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है और तेज गर्मी की वजह से पानी वाष्पीकृत हो जाता है और नमक के जो क्रिस्टल हैं वो ठोस रूप में उन गड्ढों में रह जाते हैं। तो इस तरह से हम समुद्री पानी से नमक को अलग करते हैं। और ऐसे एक उदाहरण दिया गया है फिटकरी और कॉपर सल्फेट जैसे पदार्थों को शुद्ध करने में। तो आप समझ गए होंगे क्रिस्टलीकरण क्या है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, अपकेंद्रण प्रक्रिया क्या है? तो अपकेंद्रण वह प्रक्रिया है जिसमें एक मिश्रण को तेज गति से घुमाया जाता है ताकि उसमें मौजूद भारी और हल्के कण अलग अलग हो जाएं। इस प्रक्रिया को अपकेंद्री बल का उपयोग करके घनत्व के आधार पर घटकों को पृथक किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, दूध से मलाई निकालने के लिए अपकेंद्रण किया जाता है। ऐसे ही रक्त और मूत्र के घटकों को लैब में अलग करने के लिए। तीसरा उदाहरण है, कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए कपड़े मशीन में अपकेंद्रण का प्रयोग होता है। तो आपने देखा होगा कपड़ों को धोने के लिए जो वॉशिंग मशीन है वो भी अपकेंद्रण बल का उपयोग करती है और उन्हें विपरीत दिशा में घुमाती है, जिससे जो गंदगी होती है वो कपड़ों से अलग हो जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, तेल और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है, तेल और पानी को अलग करने के लिए कीप पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल में डालकर कुछ समय के लिए रखा जाता है। जैसे तेल और पानी अलग अलग परतों में विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद कीप के निचले भाग का नल खोलकर पानी को अलग किया जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर है? तो कोलाइड और निलंबन में मुख्य अंतर यह है, पहला, कोलाइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे बिना बैठे मिश्रण में स्थायी रूप से तैरते हैं और ये समांगी जैसा दिखता है। और निलंबन की बात करें तो निलंबन में कण बड़े होते हैं जो समय के साथ बैठ जाते हैं और असमांगी मिश्रण होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो दूध जो है कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा और रेत में पानी का मिश्रण निलंबन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वसा के कण पूरे टाइम पानी में तैरते रहते हैं दूध में और रेत के कण पानी में एक समय के बाद नीचे तली में बैठ जाते हैं। 10वां प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर इस प्रकार है बच्चों, धातु चमकीले, कठोर और विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते, आमतौर पर नरमी या खुरदरे होते हैं। यानी यहाँ नरमी की जगह नर्म लिखना है, नर्म या खुरदरे होते हैं और विद्युत तथा ऊष्मा के खराब चालक या हम कहें कुचालक होते हैं। उदाहरण ले लें तो धातु के उदाहरण है लोहा, तांबा, सोना। अधातु के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, आयोडीन आदि। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 को देखें। इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। तो आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक्स मोटिवेट करते हैं इसी तरह के और वीडियोस लाने के लिए। तो कृपया लाइक कर दिया करें ताकि मुझे भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें सभी घटक पूरे मिश्रण में एक समान रूप से वितरित होते हैं, जिससे मिश्रण का हर भाग समान होता है और घटकों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। इसके उदाहरण हैं नमक का पानी में घोल, चीनी का पानी में घोल, सोडा वाटर, पेट्रोल और तेल का मिश्रण। 12वां प्रश्न है, निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, निलंबन मिश्रण वह विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के बड़े कण जो घुलते नहीं हैं, द्रव में निलंबित होते हैं और समय के साथ बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी भी चर्चा की थी
निलंबन में रेत और पानी के मिश्रण की। तो इसमें जो रेत के कण होते हैं वो पानी में डालने पर तली में बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी आकार में बड़े होते हैं। तो उदाहरण में भी पहला उदाहरण वही लिखा है, रेत और पानी का मिश्रण। दूसरा चाक पाउडर और पानी का मिश्रण। तीसरा यहाँ पर उदाहरण है गंदा पानी। तो देखा होगा जब गंदे पानी को भी थोड़ी देर के लिए स्थिर रखा जाता है तो जो गंदगी के कण हैं, बड़े कण, वो तली में कुछ समय के बाद बैठ जाते हैं। तो ये सभी निलंबन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में ये अंतर है बच्चों। पहला है भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ की प्रकृति में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और मूल पदार्थ बदल जाता है। फिर देखें तो उत्पत्ति पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत तो वही पदार्थ रहता है और रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पिघलकर एक ठोस आकार में बदल जाती है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसमें मोमबत्ती का केवल स्वरूप बदला है, बाकी गुण वही हैं। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जब जल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ जल बनता है। और चूँकि दोनों पदार्थ गैसीय अवस्था के थे, लेकिन इनका जो संयोग है वो तरल अवस्था के एक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर अगला देखें तो प्रक्रिया की उलटता। तो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी हम एक पदार्थ से दूसरे में बदलाव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जल देखें, जल को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, और जब उसे ऊष्मा देते तो फिर से वो जल में बदल जाता है। यानी हम एक पदार्थ से दूसरा और दूसरे से पहला बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, यानी जो परिवर्तन है वो पलटा नहीं जा सकता, यानी अब घटक तत्वों में से नहीं तोड़ा जा सकता। फिर आकार, रंग और अवस्था की बात करें तो सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उदाहरण में देखें तो बर्फ़ का पानी में पिघलना, और रासायनिक परिवर्तन में लोहे का जंग लगना और दही का बनना। जैसे आप दूध को किसी खट्टा पदार्थ डालकर दही में बदलते हैं, लेकिन पुनः उसे दही को दूध में नहीं बदल सकते। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्रमांक 14 है, संतृप्त विलयन क्या है? तो इसका उत्तर है, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है और उसमें और अधिक विलेय नहीं घुल पाता। इस स्थिति में विलयन और विलेय के बीच गतिशील साम्यावस्था होती है। यानी आप देख लें उदाहरण के तौर पर, जैसे यहाँ पर हमें 2 उदाहरण दिए हैं। जब पानी में अधिकतम चीनी घुल जाए और उससे अधिक चीनी ना घुले तब वह शक्कर का संतृप्त विलयन होता है। तो आपने देखा होगा जब आपकी माताजी चाशनी बनाती हैं तो एक निश्चित समय के बाद पानी में चीनी नहीं घुलती है, तब वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ऐसे ही एक और उदाहरण है, नमक का पानी का विलयन जब अधिक नमक ना घुल सके तब वह संतृप्त विलयन कहलाता है, और यदि और नमक या चीनी घुलने की गुंजाइश रहती है तब वो विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। फिर प्रश्न क्रमांक 15वां है बच्चों, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व की चर्चा हम काफ़ी बार इस वीडियो में कर चुके हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं इसे। तो उत्तर है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो और जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा आदि। तो ये सभी धातुएं हैं और ये तत्व के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के परमाणु सम्मिलित हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो आप यहाँ विषमांगी असमांगी में कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही शब्द हैं, विषमांगी और असमांगी। तो यहाँ पर हमें कुछ मिश्रण दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो समांगी हैं या विषमांगी हैं। तो मैंने बताया था समांगी मिश्रण में विलेय पूरी तरह से विलायक में मिल जाता है और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता, और विषमांगी में विलेय विलायक में पूरी तरह से नहीं घुलता है और घटक तत्वों को हम देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इनमें कौन समांगी है और कौन विषमांगी है। जैसे देखा जाए तो सोडा वाटर, तो सोडा वाटर क्या है? समांगी मिश्रण है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में पूरी तरह से घुली हुई होती है,
फिर लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो विभिन्न घटक होते हैं वो एक दूसरे से परत दर परत जुड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे में घुले नहीं होते हैं। फिर वायु, वायु क्या है, समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें विभिन्न गैसें घटकों, जो घटक गैसें उन्हें हम आसानी से नहीं देख पाते। फिर मिट्टी, मिट्टी में भी वही स्थिति है जो लकड़ी में है। इसमें भी जो विभिन्न तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो परत के रूप में मिक्स्ड होते हैं लेकिन वो घुले नहीं होते, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है। फिर सिरका समांगी मिश्रण है। और छनी हुई चाय, तो छनी हुई चाय भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इन सभी को तत्व, यौगिक और मिश्रण में अलग अलग करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। तो पहली बात करें सोडियम की, सोडियम क्या है, तत्व है। सोडियम का सूत्र होता है, जो सिंबल है वो Na होता है। फिर मिट्टी, मिट्टी मिश्रण है। चीनी का घोल भी मिश्रण है, भले ही वो समांगी है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु सम्मिलित हैं, इसलिए मिश्रण हो गया। चांदी एक तत्व है क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के जो Ag है, Ag परमाणु ही सम्मिलित होते हैं, इसलिए तत्व है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर टिन, तो टिन क्या एक धातु है, ये तत्व है। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो भी एक तत्व है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु सम्मिलित हैं। कोयला एक मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है विभिन्न गैसों का। साबुन एक यौगिक है या हम कहें मिश्रण है, कोलाइड मिश्रण। फिर मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या है, एक यौगिक है क्योंकि इसका सूत्र होता है CH4। इसमें इसका सूत्र है CH4। इसमें कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये एक यौगिक है। फिर रक्त की बात करें तो रक्त एक कोलाइड मिश्रण है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इसमें कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 परमाणु सम्मिलित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं, इसलिए ये भी एक यौगिक हो गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 जो कि लघुत्तरी के अंतर्गत दिया गया है उस पर। अब हम आ चुके हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 बिंदुओं पर तुलना कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो बच्चों ये रहा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में 4 बिंदुओं के आधार पर अंतर। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं आपको केवल आंसर प्रदर्शित करता हूँ, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, प्रत्येक के 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहे तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर और उनके उदाहरण। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लीजिएगा। हम आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, कोलाइड, समांगी मिश्रण और निलंबन में 4 बिंदुओं पर अंतर लिखिए। तो बच्चों ये रहे 4 बिंदुओं पर कोलाइड, समांगी मिश्रण और निलंबन पर अंतर। तो इन्हें भी आप वीडियो को रोककर आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर चौथा है, क्रिस्टलीकरण क्या है, यह निस्यंदन की तुलना में क्यों अधिक प्रभावी है, इसका कोई दैनिक जीवन का उदाहरण दीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर बच्चों, क्रिस्टलीकरण निस्यंदन की तुलना में क्यों अधिक प्रभावी है। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, कोलाइड क्या है, इसके 4 गुण लिखिए, टिंडल प्रभाव का वर्णन करें। तो ये रहा इसका उत्तर बच्चों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, और जो प्रश्न बैंक में सम्मिलित किए गए हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा उसमें भी आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़ें, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिर 6वां है, दूध से क्रीम निकालने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए, अपकेंद्रण कैसे काम करता है। तो ये रहा इसका उत्तर बच्चों। 7वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में चीनी और रेत को अलग करने की प्रक्रिया चरणबद्ध लिखिए।
तो प्रयोगशाला में चीनी और रेत को अलग करने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। पहले मिश्रण को हम पानी में घोलेंगे ताकि पानी में शक्कर घुल जाए, चीनी घुल जाए, क्योंकि रेत तो घुलनशील नहीं है। फिर मिश्रण को हम क्या करेंगे, छन्नी से छानेंगे, जिससे रेत अलग हो जाएगी और जो चीनी घुला हुआ पानी है वो नीचे चला जाएगा। अब जो नीचे पानी गया है उस पानी को हम एक पात्र में लेकर गर्म करेंगे और पानी वाष्पित हो जाएगा और चीनी के जो ठोस क्रिस्टल है वो नीचे बच जाएंगे। इस प्रकार से आप चीनी और रेत को अलग कर सकते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइड में इसका क्या महत्व है, 2 प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर बच्चों। फिर 9वां प्रश्न है, समांगी और असमांगी मिश्रणों के उदाहरणों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो ये रहे समांगी और विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। तो इसके साथ ही हमारे अध्याय 2 के जो सभी प्रश्न हैं इसमें बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। तो इनका हल यहाँ पर पूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्न बैंक के हल पर आधारित एक नई वीडियो।